तेलंगाना में चौथे चरण में चुनाव होने हैं। चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है। राज्य में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के मुखिया और राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हमारे साथ हैं, स्टार कैंपेनर भी हैं। सर, 100 दिन पूरा किया आपकी सरकार ने, उसके बाद चुनाव आ गया। देश में अगर बात करें तो कांग्रेस की सरकार 3 राज्यों में है। क्या आपके ऊपर यहाँ पर ज़्यादा सीटें जीतने का दबाव है? डेफिनेटली वी आर गोइंग टू विन 14 सीट्स। आवर टारगेट इज़ 14 सीट्स, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रदेश से हम सीट देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारा वादा है कि राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने का, इसीलिए हम लोग बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता आने वाले दिनों में अच्छे से अच्छा सीट निकालेंगे तेलंगाना से। आपके चुनाव के टाइम पे हमने देखा था विधानसभा चुनाव में कि राहुल और प्रियंका गांधी ने स्टार कैंपेनिंग की थी और उसके बाद आप सत्ता में आए हैं। इस बार भी आपने वही स्ट्रैटेजी यहाँ कांग्रेस अपना रही है। आखिरी दौर में दोनों जो नेता हैं गांधी परिवार के, वो यहाँ कैंपेन कर, तो क्या लगता है तेलंगाना में उनका प्रभाव ज़्यादा है? या मैं बोलते रहता हूँ, राहुल जी और प्रियंका जी बहुत सार कह चुके हैं। 1980 में जब कांग्रेस क्राइसिस फेस कर रहे थे, तब इंदिरा जी यहीं से मेदक पार्लियामेंट से चुनाव लड़ी थी। तब केंद्र में सरकार बने, प्रधानमंत्री भी बनी। जब इंदिरा जी शहीद हुए तब तेलंगाना से रिप्रेजेंट किया था। तो आज के तारीख में भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी का रिश्ता तेलंगाना से परिवार रिश्ता है। ये कोई राजनीति रिश्ता नहीं, ये परिवार रिश्ता में परिवार को देखने के लिए बार बार वो लोग आ रहे हैं। यहाँ के जनता भी गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है, इसीलिए गांधी परिवार जो बात कहे तो 100% वो निभाने वाले हैं। क्योंकि 2004 में 4 करोड़ जनता को सोनिया जी ये बात दिया था तेलंगाना देने का, तो कम वाट में शी हैज़ गिवन द तेलंगाना। तो इसीलिए यहाँ के लोगों को बहुत कुछ भरोसा है गांधी परिवार के ऊपर। इसीलिए राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी इस चुनाव कैंपेनिंग में आते रह रहा है यहाँ से। आप तो कोशिश कर रहे थे सर, यहाँ के स्टेट यूनिट भी कोशिश कर रही थी कि गांधी परिवार से कोई ना कोई चाहे राज्यसभा या लोकसभा में जाए, लेकिन यहाँ से नहीं लड़ रहे, अमेठी से लड़ रहे हैं जिसके ऊपर बीजेपी सवाल उठा रही, रायबरेली से लड़ रहे हैं जिसके ऊपर बीजेपी सवाल उठा रही है। बोल रही है कि अमेठी में हार के डर से राहुल गांधी चले गए रायबरेली। तेलंगाना में आप कोशिश कर रहे थे, तेलंगाना से वो नहीं लड़े। ये रायबरेली का क्या है, क्यों रायबरेली, अमेठी क्यों नहीं? नहीं, अभी कभी कोई नेता चुनाव लड़ना है तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी हैज़ टू डिसाइड। मैं बीजेपी को पलट के एक सवाल पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी गुजरात से क्यों चुनाव नहीं लड़ा? वो उत्तर प्रदेश वाराणसी से क्यों लड़ रहा है? इसका मतलब वो गुजरात में हारने वाले हैं क्या? तो वो खुद का नेता यहाँ छोड़कर वहाँ जा रहे। चंद्रशेखर कर्नाटक छोड़कर केरला में चुनाव लड़ सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ आरोप लगाने के लिए आरोप लगा रहे। रायबरेली से क्या रिश्ता है आपको पता है? इंदिरा गांधी जी ने वहीं से रिप्रेजेंट किए, राजीव गांधी जी ने वहीं से रिप्रेजेंट किए, सोनिया गांधी जी ने वहीं से रिप्रेजेंट किए। इसीलिए परिवार का जो रिश्ता है रायबरेली से, जो उनके परिवार सब लोग वहीं से रिप्रेजेंट किए, वो जिम्मेदारी उठाने के लिए राहुल गांधी जी रायबरेली से चुनाव लड़ रहा है। प्रधानमंत्री 400 पार का नारा देते हैं, वो अपने बोलते हैं कि इस बार 400 पार। आप उसको बोलते हैं कि 400 पार कैसे हुआ? क्यों लगता है 400 पार? बीजेपी कमज़ोर हो रही है या कांग्रेस मजबूत हो रही है? क्यों लगता है? अभी 400 सीट आना है तो कहीं ना कहीं स्कोप रहना। साउथ में 130 सीट्स है, यहाँ से 15 सीट मिलना मुश्किल है और बचे 413 सीट। 413 में 330 सीट चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी। 330 में अगर 60% 70% भी रिजल्ट आए तो 200 सीट मिलने वाले हैं। तो पूरा मिला के 220 सीट मिलने वाले हैं। कहाँ से 400 आ जाएंगे? तो नारा के लिए अच्छा है इस बार 400 पार, बोलने के लिए ठीक है। हमारे ग्राउंड रियलिटी तो अलग है। आजकल तो वो छोड़ दिए, वो नारा ही नहीं दे रहे। कहीं सुना है क्या 20 दिन से? फर्स्ट फेज चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी 400 का नारा छोड़ दिए, राम मंदिर का छोड़ दिए, करप्शन का भी छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? अभी वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये फेज वाइज जो इलेक्शन हो रहा है, ग्राउंड में उन लोगों का इतना तेज़ी से गिरते जा रहे हैं, इसीलिए वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कौन सी नारा से अभी जनता करने जाने के लिए। तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फेज वाइज उनका नारा भी बदलते जा रहे हैं। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनाने वाले हैं, वो उन लोगों को भी पता लग गए।
चुनाव में आप प्रचार की बात कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से उनके स्टार कैंपेनर्स बात करते हैं मंगलसूत्र की, बात करते हैं मुस्लिम रिजर्वेशन के ख़त्म होने की। ये भी आरोप लगाते हैं कांग्रेस ओबीसी रिजर्वेशन छीन कर मुस्लिमों को रिजर्वेशन देगी। ये सब जो चल रहा है, पाकिस्तान की बात हो रही है, इसके ऊपर आप कैसे रिएक्ट करेंगे? 70 साल से SC ST BC माइनॉरिटी रिजर्वेशन हम दिया हुआ है। अगर हम लोग BC का या SC ST रिजर्वेशन छीन लेके माइनॉरिटी को देना है तो 70 साल में क्यों नहीं किए? तो ये आरोप के लिए कर रहा है। दूसरी बात रहा RSS के एजेंडा है संविधान को बदलने का और रिजर्वेशन आरक्षण को रद्द करने का। तो वो मुद्दा जब चर्चा पे आ गया डिफेंस गेम में वो लोग ऑफेंसिव स्टेटमेंट देते जा रहा है। तो इसीलिए मैं साफ सवाल करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी से। 1881 ब्रिटिशर्स ने सेंसेक्स का शुरू किए। हर 10 साल देश में जनता को गिनकर कितना आबादी है बोलने में लग गए। तो 140 ईयर्स बिफोर डेमोक्रेसी आफ्टर डेमोक्रेसी ऑल्सो गवर्नमेंट्स ये जिम्मेदारी उठाए, मगर 2021 में नरेंद्र मोदी जी आबादी गिनना छोड़ दिए। क्यों? इसका मतलब क्या है? आज तक भी जवाब नहीं है। और BC कास्ट सेंसेक्स का भी हम डिमांड कर रहा है, उसके लिए भी कुछ जवाब नहीं है। और 50% रिजर्वेशन का जो कैप है वो निकालने के लिए हम लोग बात कह चुके हैं, उसके बारे में भी कोई जवाब नहीं है। तो जिम्मेदारी आदमी कभी विपक्ष ने कुछ सवाल किए तो जवाब देना भी उनका जिम्मेदारी है। तो वो जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है, इसीलिए वो लोग संविधान को बदलने के लिए 400 सीट मांग रहा है 2/3 मेजॉरिटी के लिए। और प्रदेशों में भी 8 प्रदेशों में अपोजिशन सरकार को गिरा दे के खुद के सरकार बने, क्योंकि मोर देन 50% असेंबली हैज़ टू अप्रूव दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो वो लोग पूरा तैयारी कर रहा है। आपको लगता है बीजेपी अगर अच्छी सीट यहाँ जीतती है तो आपकी सरकार को भी खतरा हो सकता है लोकसभा के बाद? पार्लियामेंट सीट से कोई असेंबली सरकार को कोई लेन देना नहीं है। वैसे भी बीजेपी को यहाँ से ज़्यादा सीट मिलने का उम्मीद भी नहीं है। आप लोगों की ग्राउंड रियलिटी पता है, 100 दिन में हम कैसे सरकार चलाए। हम लोग बात कह चुका है, ये रेफरेंडम है हमारे लिए, तो ये रेफरेंडम में हम लोग जीत जाएंगे। तो मोदी जी को इतना जगह यहाँ पर तेलंगाना में तो मिलने वाले नहीं है, क्योंकि लोकसभा में बजट सेशन में सीधा तेलंगाना के खिलाफ बोल चुका है कि माँ को मार दिए, बेटी को बचाए। और सोनिया जी लोकसभा दरवाज़ा बंद करके बिल पास कर चुकी है। इसका मतलब तेलंगाना के खिलाफ इतने बातें कहने के बाद तेलंगाना के जनता से कैसे मोदी जी वोट मांगेगा? यहाँ के जनता भी क्यों वोट देंगे? कि तेलुगु स्पीकिंग MPs आर 42, दे हैव गिवन ओनली 1 मिनिस्ट्री। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज इज तेलुगु, फर्स्ट हिंदी, सेकंड तेलुगु, थर्ड बंगाली। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन इज ओनली 1 कैबिनेट मिनिस्टर। तो तेलुगु स्पीकिंग जो जनता है, सब लोग नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, सब लोग बहुत ध्यान से देख रहा है। तो इतना अन्याय किया हुआ है तेलुगु लैंग्वेज और तेलुगु जनता के साथ, तो ये जनता मोदी जी को क्यों ओन कर लेंगे? मोदी जी अपने भाषणों में तेलंगाना में ख़ास तौर पे एक आर टैक्स की बात करते हैं, RRR मूवी की बात करते हैं, सिनेमा की बात करते हैं, उसके बाद आर टैक्स की बात करते हैं। आरोप सीधा आपके ऊपर है कि एक ख़ास तरीके का टैक्स वसूली हो रहा है यहाँ पे। इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेंगे आप? मैं वो इसे और आगे भी कुछ बात कह चुका है कि राहुल गांधी जी को पैसे भेज रहा है। भाई हिंदुस्तान में, दुनिया में सब लोग जानते राहुल जी पैसे के लालच में है नहीं है। राहुल जी को जब पैसे दे रहा, राहुल जी कुछ पैसे ले रहा, ऐसे आरोप प्रधानमंत्री जी ने कहने के वजह से उनका पोजीशन गिर जाएंगे। तो ऐसे बातों से कुछ फ़ायदा नहीं है। आपका पॉलिटिकल एजेंडा क्या है, आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या है, आप तेलंगाना को क्या देना चाह रहे हैं, तेलंगाना डेवलपमेंट के लिए आपका एक्शन प्लान क्या है, ये बोले तो कुछ वोट मिलने वाले हैं। झूठ बोलने से वोट मिलने वाले नहीं है, झूठ को यकीन करने वाले भी यहाँ पर कोई नहीं है। सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है? ये चुनाव के टाइम में उनके 2 बयान आए हैं, बड़े विवाद हुए हैं, अब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, उनके बयान से असर पड़ रहा है? मेरा ख्याल से इधर तो कोई सैम पित्रोदा को जानते भी नहीं। सैम पित्रोदा रहता है US में। हिंदुस्तान में जनता लोग
ज़्यादा जानकारी नहीं है, और साउथ में तो खासकर सैम पिट्रोडा कौन है आप ही बोलना पड़ता पहले, उसके बाद उनका बयान क्या है उसका पर बहस हो सकता है। तो इसीलिए सैम पिट्रोडा स्टेटमेंट देने से, सैम पिट्रोडा कांग्रेस से रिज़ाइन करने से हमको ना फ़ायदा नहीं है ना नुकसान नहीं है। गिरिराज सिंह है, उन्होंने बोला है, एक डेटा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने की कवायद चल रही है। जब चुनाव आ जाएंगे तब बीजेपी लोगों के सब सारे याद आएंगे। जब पाकिस्तान प्रेसिडेंट को जन्मदिन है तो मोदी जी सीधा सीधा भाग जाके गले मिलाता है, इसका कोई जवाब नहीं है। कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर पुलवामा के बारे में कुछ सच्चाई कहा तो उसके जवाब नहीं है। तो ऐसा चुनाव के समय पर ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देके उससे कुछ फ़ायदा लेने के लिए दे आर हैबिचुअल अफेंडर्स। तो ऐसे बातों से कोई फ़ायदा नहीं है। एक और सवाल सर, केटीआर हैं यहाँ पर, वो आरोप लगाते हैं कि चुनाव के बाद आप बीजेपी में चले जाएंगे। भाई केटीआर कितना सीरियस मत लो, वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, कभी कभी बाप के नाम पे नौकरी मिला है, कभी कभी उनको फुर्सत मिले तो आते रहता है जाते रहता है, तो उसके स्टेटमेंट को तो मैं ध्यान भी नहीं देता हूँ, वो इतना सीरियस की बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन सर मेरी तरफ से, नवनीत आरा कैंपेन कर रही हैं हैदराबाद शहर में, नारायण खेड़ में भी थी, उन्होंने बोला है कि कांग्रेस और एमआईएम को वोट देना मतलब पाकिस्तान को वोट देना। उन्होंने 15 सेकंड की भी बात की, 15 सेकंड पुलिस हटा लो हम बता लेंगे। इस पर इसको कैसे देखते हैं? इस तरह की कम्युनल जो स्पीचेज़ हैं इस चुनाव में हम देख रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? वही मैं बोल रहा हूँ ना, बीजेपी हार मान लिए, इसीलिए ये लोग ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, ऐसे बयान देकर कुछ इलेक्शन फ़ायदा के लिए कोशिश कर रहा है। बात खत्म हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाने वाले नहीं है सर। भारतीय जनता पार्टी को देश में सीट नहीं मिलने वाले। नवनीत कौर या कोई भी आए, कोई भी बयान दिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू। तो यह थे हमारे साथ पीसीसी प्रेसिडेंट तेलंगाना के और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। उम्मीद कर रहे हैं कि डबल डिजिट में इनके पास नंबर होगा। देखते हैं जनता क्या फैसला करती है।